हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेंद्र सिंह। पिछली वीडियो में हमने आवेश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आवेश की खोज किसने की थी, आवेश कितने प्रकार का होता है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आवेश के मात्रक और फीमा। ठीक है, देखो आपने विद्युत धारा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। विद्युत धारा बराबर क्या होता है भाई, आवेश बटे समय। ठीक है, यहाँ से अगर अपन आवेश का मान निकालें तो आवेश बराबर कितना आएगा, विद्युत धारा इनटू समय। ठीक है, आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से। क्यू बराबर कितना आएगा, आई इंटू टी। ठीक है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, आवेश का फॉर्मूला है। ठीक, अगर हम इसका मात्रक लिखें तो इसका मात्रक क्या आएगा, यहाँ पर देखो भाई, धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है, गुणा समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। एम्पियर गुणा सेकंड को हम क्या कह सकते हैं, कूलाम। ठीक है, ये कौन सी पद्धति में है, एमकेएस पद्धति में है। ठीक है ना भाई, कौन सी पद्धति में है, एमकेएस में। ठीक है, उसके बाद देखो भाई सीजीएस मात्रक की बात करें, ठीक है ना, तो सीजीएस में इसका मात्रक क्या आएगा भाई, स्टेट कूलाम। ठीक है, स्टेट कूलाम भी कह सकते हैं या फिर इसको अपन ईएसयू भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ईएसयू की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सी पद्धति है, सीजीएस पद्धति है। ठीक है, सीजीएस पद्धति में इसका एक मात्रक और भी होता है। ठीक है ना, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, एब्सोल्यूट कूलाम। ठीक है ना भाई, इसको अपन एब कूलाम भी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट कूलाम, या फिर ईएमयू। ईएमयू की फुल फॉर्म क्या आएगी, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, मतलब ये हमारे पास क्या है भाई, स्थिर विद्युत चुंबकीय इकाई। ठीक है, और ये क्या है, विद्युत स्थिर विद्युत इकाई। ठीक है, और ये भी कौन सी पद्धति में है, सीजीएस पद्धति में है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अभी आवेश के मात्रक है। अगर इन सभी के बीच का हम रिलेशन निकालें, संबंध लिखें, तो संबंध क्या आएगा इनका, कि एक कूलाम में 3 गुणा 10⁻9 स्टेट कूलाम या ईएसयू होते हैं, और एक कूलाम में 10⁻⁻1 एब्सोल्यूट कूलाम या ईएमयू होते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या इन सभी के बीच का रिलेशन है कि एक कूलाम में 3 गुणा 10⁻9 स्टेट कूलाम होंगे और एक कूलाम में 10⁻⁻1 एब्सोल्यूट कूलाम या फिर ईएमयू होते हैं। ठीक है, अगर हम आवेश के सबसे बड़े मात्रक की बात करें तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है इसका, फैराडे। ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से। ठीक है, और एक फैराडे 96,495 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है ना, इसको नियर बाई हम 96,500 कूलाम भी मान सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या भी आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, अगर हम आवेश के सबसे छोटे मात्रक की बात करें तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है इसका, ईएसयू। ठीक है ना, ईएसयू आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। ठीक है ना, और फ्रैंकलिन, ठीक है ना, फ्रैंकलिन भी लगभग आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। ठीक है, अगर हम इसकी वीमा की बात करें, ठीक है ना, तो आवेश की वीमा क्या होगी, देखो एक बात आपको पता है भाई, वीमा हमेशा किससे निकालेंगे अपन, मात्रक से निकालते हैं। आवेश का मात्रक क्या है, एम्पियर गुणा सेकंड। तो एम्पियर की वीमा क्या आएगी, A1 है, और सेकंड की वीमा क्या आएगी, T1। तो ये हमारे पास क्या है भाई, A1 इंटू T1 आवेश की वीमा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे भाई आवेश के मात्रक हैं। ठीक है ना, इसका एमकेएस मात्रक एम्पियर गुणा सेकंड या फिर कूलाम है, सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम या फिर ईएसयू का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। ठीक है ना, स्थिर विद्युत इकाई है। ठीक है ना, जो सीजीएस पद्धति में है। इसके बाद इसका एक मात्रक और भी है, एब्सोल्यूट कूलाम है, जिसको अपन ईएमयू भी कह सकते हैं। ईएमयू का मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय इकाई। इन सभी के बीच का संबंध क्या है, एक कूलाम में 3 गुणा 10⁻9 स्टेट कूलाम होते हैं और एक कूलाम में 10⁻⁻1 एब्सोल्यूट कूलाम होते हैं। ठीक है, अगर हमें स्टेट कूलाम और एब्सोल्यूट कूलाम इनके बीच का रिलेशन निकालें, ठीक है ना, तो स्टेट कूलाम और एब्सोल्यूट कूलाम के बीच का संबंध क्या आएगा, यहाँ पर देखो 3 गुणा 10⁻9 स्टेट कूलाम मतलब 10⁻−1, या अपन कह सकते हैं 1/10 एब्सोल्यूट कूलाम बराबर कितना आएगा हमारे पास, 3 गुणा 10⁻9 ESU। तो अपन कह सकते हैं कि भाई 1 EMU
या फिर एब्सोल्यूट कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 10 ESU। ये हमारे पास क्या है भाई, EMU और ESU इन दोनों के बीच का संबंध है, ठीक है ना, जो हम ऊपर वाली इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है यहाँ पर आवेशीकरण की विधियां। देखो आवेशीकरण का मतलब क्या है, आवेशीकरण किसे कहेंगे अपन कि भाई कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, उसी को अपन क्या कहेंगे, आवेशीकरण कहेंगे। भाई आवेश को जनरेट करने की जो प्रोसेस है उसी को क्या कहेंगे अपन, आवेशीकरण, ठीक है। आवेशीकरण के देखो 3 मेथड होते हैं, ठीक है ना भाई। पहली विधि कौन सी है इसकी, घर्षण विधि है, ठीक। आवेशीकरण की दूसरी विधि कौन सी है, संपर्क विधि या चालन विधि, ठीक है। और आवेशीकरण की जो तीसरी विधि है, तीसरी विधि कौन सी है, प्रेरण विधि है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आवेशीकरण की 3 विधियां हैं, ठीक है ना भाई। पहली विधि कौन सी है, घर्षण विधि है, दूसरी विधि संपर्क विधि या फिर चालन विधि है, और तीसरी विधि कौन सी है, प्रेरण विधि है, ठीक है ना। अब देखो इसमें अपन थोड़े डिटेल पढ़े इनकी। पहली विधि कौन सी है हमारे पास, घर्षण विधि। घर्षण विधि किसे कहेंगे अपन, घर्षण विधि होती क्या है कि जैसे अपन मानते हैं हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, ठीक है ना भाई। पहली वस्तु हमने A है, दूसरी वस्तु कौन सी है, B है, ठीक है। अगर हम सामान्य अवस्था की बात करें तो सामान्य अवस्था पर ये वस्तु कैसी है, उदासीन है। क्यों, क्योंकि इस पर नेट चार्ज कितना है, 0 है। और ये वस्तु भी कैसी है, उदासीन है, क्योंकि इस पर नेट चार्ज कितना है, 0 है, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, ठीक है ना भाई, रगड़ने पर क्या होगा कि भाई एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। जैसे अपन मानते हुए वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, वस्तु बी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, ठीक है ना भाई। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है ना, उसके सरफेस पे कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आएगा। क्यों, क्योंकि इस वस्तु में, ठीक है ना भाई, ऋणावेश की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा उसके सरफेस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। अगर यहाँ पर भाई प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस कैपिटल क्यू चार्ज, ठीक है ना। तो आवेशीकरण की ये जो विधि है, इस विधि को अपन क्या कहेंगे, घर्षण विधि कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन लिखेंगे क्या इसमें कि भाई जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, रगड़ने पर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसकी सतह पर हमेशा धनावेश आएगा, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसकी सतह पर समान परिमाण का ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना भाई। आवेशीकरण की इस विधि को अपन क्या कहेंगे, घर्षण विधि कहते हैं, ठीक है। एक बात और भी ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि आवेशीकरण की जो प्रक्रिया है इसके लिए उत्तरदायी कण इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आवेशीकरण की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना भाई। प्रोटॉन इसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, आपको पता है कि भाई जितने परमाणु है, जैसे हम परमाणु की बात करें तो भाई परमाणु के नाभिक में 2 पार्टिकल हैं, एक तो प्रोटॉन है और दूसरा कौन सा है, न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। लेकिन परमाणु की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वर्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं जो बल है, बल हमेशा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो परमाणु है, परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन है, और नाभिक में आपको पता है प्रोटॉन की डिस्टेंस बहुत कम है, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अपन कह सकते हैं भाई प्रोटॉन पर प्रबल नाभिकीय बल लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों पर दुर्बल नाभिकीय बल लगता है। क्यों, क्योंकि भाई नाभिक से कक्षा की डिस्टेंस है वो इसके कंपेरिजन में ज़्यादा होगी। जहाँ पर डिस्टेंस आर का मान ज़्यादा रहेगा तो फोर्स का मान कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो आवेशीकरण की प्रक्रिया के लिए कौन सा कण उत्तरदायी है, इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटॉन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना भाई, इलेक्ट्रॉन किस वस्तु से बाहर निकलेंगे और किस वस्तु में प्रवेश करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन सदैव कम दृढ़ता से बंधी वस्तु से निकलकर अधिक दृढ़ता से बंधी वस्तु में प्रवेश करते हैं,
ठीक है। आवेशीकरण की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी कण इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा कम दृढ़ता से बंधी वस्तु से बाहर निकलता है और अधिक दृढ़ता से बंधी वस्तु में प्रवेश करता है। ठीक है। उसके बाद देखो भाई, फर्स्ट विधि हमने पढ़ ली है, घर्षण विधि है। ठीक है ना भाई। घर्षण विधि में क्या करेंगे, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी सतह पर क्या आएगा, धनावेश उत्पन्न होगा। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा उसकी सतह पर समान परिमाण का ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। तो आवेशीकरण की यह विधि क्या कहलाएगी, घर्षण विधि कहलाती है। ठीक है। सेकेंड मेथड कौन सा है, सेकेंड विधि है संपर्क विधि या चालन विधि। ठीक। देखो संपर्क विधि या चालन विधि क्या होगी कि इस विधि में हम क्या करेंगे कि कोई भी एक आवेशित वस्तु है, जैसे अपन मानते हुए एक वस्तु ए है, ठीक है ना, जिस पर चार्ज कितना है, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है। ठीक है। यह वस्तु कैसी है, आवेशित है। ठीक है। एक हमारे पास दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु कौन सी है, बी है, जो कैसी है, अनावेशित है। ठीक है ना, जिसको हमें क्या करना है, आवेशित करना है। ठीक है। तो संपर्क विधि या चालन विधि में हम क्या करेंगे कि आवेशित वस्तु के संपर्क में, ठीक है ना, अनावेशित वस्तु को लाते हैं। ठीक है ना भाई। जब आवेशित वस्तु के संपर्क में अनावेशित वस्तु को लाया जाता है, ठीक है ना भाई, जैसे अपन मानते हैं वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, जब इन दोनों को संपर्क में लाएंगे तो आपको पता आवेश हमेशा उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर क्या करेगा, गमन करेगा, जिसके कारण कुछ आवेश किस पे चला जाता है, वस्तु बी पर चला जाता है। ठीक है। अपन मानते हैं कि भाई वस्तु बी पर कितना आवेश गया, स्मॉल क्यू आवेश गया, तो ए पर कितना बचेगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। क्यों, क्योंकि भाई आवेश कैसी राशि है, संरक्षित राशि है। ठीक है। अब इन दोनों को अगर अलग किया जाए, अलग करेंगे तो ये वस्तु कौन सी है, ए है, ये वस्तु कौन सी है, बी है। इसके सरफेस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और इसके सरफेस पर भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है ना। यहाँ पर आवेश का मान कितना है, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और यहाँ पर आवेश का मान कितना है, स्मॉल क्यू है। देखो फाइनली ये वस्तु भी कैसी है, आवेशित है, और ये वस्तु भी कैसी है, आवेशित है। ठीक है। तो ये जो विधि होगी, इस विधि को अपन क्या कहेंगे, संपर्क विधि या फिर चालन विधि। ठीक है ना। मतलब इस विधि में हम क्या करेंगे कि भाई किसी भी आवेशित वस्तु के संपर्क में अनावेशित वस्तु को लाते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि भाई आवेश हमेशा उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर गमन करेगा। तो आवेशित वस्तु से कुछ आवेश किस में चला जाता है, अनावेशित वस्तु में चला जाता है। ठीक है ना। जिसके कारण वो भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ठीक है। तो आवेशीकरण की ये जो विधि है, इस विधि को अपन क्या कहेंगे भाई, संपर्क विधि या फिर चालन विधि। ठीक है। तो हमने आवेशीकरण की देखो दो विधियां पढ़ ली हैं। पहली कौन सी है, घर्षण विधि है, और दूसरी कौन सी है, संपर्क विधि या फिर चालन विधि। घर्षण विधि में दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, और संपर्क विधि में हम क्या करेंगे, आवेशित वस्तु के संपर्क में दूसरी अनावेशित वस्तु को लेके आते हैं। ठीक है। अब देखो भाई आवेशीकरण की जो तीसरी विधि है, ठीक है ना भाई, तीसरी विधि कौन सी है, प्रेरण विधि है। ठीक है ना भाई। प्रेरण विधि में दो वस्तुओं को ना तो रगड़ा जाता है और ना ही संपर्क में लाया जाता है, मतलब बिना रगड़े और बिना संपर्क में लाए आवेशित करने की जो विधि है, इसको अपन क्या कहेंगे, प्रेरण विधि कहते हैं। तीसरी विधि देखो इसके, प्रेरण विधि। देखो प्रेरण विधि क्या होगी कि जैसे अपन मानते हैं हमारे पास कोई भी कांच की छड़ है, ये हमारे पास कोई भी कांच की छड़ है। अगर कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ें तो आपको पता है कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आएगा, और रेशम के कपड़े पर कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश आएगा। ठीक है ना। यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर धागे की सहायता से बांधकर अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, ठीक है, और हम मानते हैं कि छड़ पर उपस्थित आवेश कितना है, कैपिटल क्यू है। ठीक है। और किसी दूसरी अनावेशित छड़ को, ठीक है ना, ये हम मानते हैं हमारे पास कोई दूसरी छड़ है, और ये छड़ कैसी है, अनावेशित छड़ है। ठीक है। अब देखो भाई ये छड़ कैसी है, आवेशित छड़ है, कांच की छड़ है, क्योंकि इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा गया है, और रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आएगा। और ये हमारे पास एक दूसरी छड़ है, ठीक है ना, इस छड़ को हमने क्या नाम दे दिया, बी है। ठीक है ना। जो कैसी है, अनावेशित है। ठीक है ना। अनावेशित क्यों है, क्योंकि इस छड़ पर जो नेट चार्ज है, ठीक है ना, इस छड़ पर जो नेट चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है भाई। ऐसा नहीं है इसमें आवेश नहीं है, आवेश है, लेकिन इसमें जितना धनावेश है उतना ही क्या है, इसमें ऋणावेश है। तो अपन कह सकते हैं भाई नेट आवेश का मान कितना है, यहाँ पर 0 है। ठीक है। अब देखो भाई क्या करेंगे अपन कि जो अनावेशित छड़ है, जब इस अनावेशित छड़ को अपन क्या करेंगे, बी को छड़ ए के नज़दीक लाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है भाई, कांच की छड़ है जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है।
ठीक है। इस पर चार्ज कितना है, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है ना। जब अनावेशित छड़ को इसके पास लाएंगे तो क्या होगा कि इसमें जितना भी धनावेश होगा, इस छड़ में जितना भी धनावेश होगा वो इस धनावेश से प्रतिकर्षित होगा, और जितना ऋणावेश होगा वो इस धनावेश से आकर्षित होगा। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें जितना भी धनावेश है वो इसके पहले सिरे पर इकट्ठा होगा, और जितना भी ऋणावेश है वो इसके दूसरे सिरे पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ऋणावेश पर कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, और धनावेश पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि जो दूसरी छड़ थी, ये वाले जो छड़ बी है, इसके दूसरे सिरे को यदि हम भूसंपर्कित करते हैं, ठीक है, ये कांच की छड़ है, ठीक है ना, जिस पर आवेश कैसा है, धनावेश है, ठीक है ना। कितना आवेश है, प्लस कैपिटल क्यू है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है अभी, अनावेशित छड़ है, जिसके पहले सिरे पर क्या है, ऋणावेश है, दूसरे सिरे पर क्या है, धनावेश है। अगर इसके दूसरे सिरे को हम क्या कर दें, ग्राउंडेड कर दें, भूसंपर्कित करें, तो जितना भी धनावेश है वो सारा का सारा क्या करेगा, भूमि में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर कांच की छड़ है जो स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई है। ये हमारे पास क्या है भाई, अनावेशित छड़ है, जिसके पहले सिरे पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश है, दूसरे सिरे पर जितना भी धनावेश हो सारा का सारा किसमें चला गया, भूमि में चला गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि भाई छड़ बी को हम क्या करेंगे, छड़ ए से दूर ले जाएंगे, ठीक है ना भाई। दूर ले जाने पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल में कमी होगी, ठीक है ना। आकर्षण बल में कमी होगी तो छड़ बी में जितना भी ऋणावेश है उस संपूर्ण ऋणावेश एक समान रूप से पूरी छड़ में फैल जाता है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर चार्ज कितना है, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है। ये छड़ कौन सी है, ए है। ये छड़ कौन सी है भाई, बी है, और इस पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज है। और फाइनली अपन कह सकते हैं कि ये छड़ कैसी है, आवेशित है, ठीक है। अगर इस छड़ पर भी आवेश है और ये जो चार्ज होगा, इस चार्ज को अपन क्या कहेंगे, प्रेरित आवेश, ठीक है ना भाई। कौन सा आवेश होगा, ये प्रेरित आवेश। अगर प्रेरित आवेश का मान निकालना हो तो इसका मान कैसे निकालेंगे अपन, कि भाई क्यू प्रेरित बराबर कितना आएगा हमारे पास, माइनस कैपिटल क्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन आर है इसको अपन क्या कहेंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। तो ये जो विधि है, इस विधि को अपन क्या कहेंगे भाई, प्रेरण विधि, ठीक है ना भाई। प्रेरण विधि में दो वस्तुओं को बिना रगड़े और बिना संपर्क में लाए, ठीक है ना, आवेशित किया जाता है, ठीक है। तो हमने देखो आवेशीकरण की 3 विधियां पढ़ी हैं। पहली विधि घर्षण विधि है, जिसमें दो वस्तुओं को रगड़कर आवेशित करते हैं। दूसरी विधि कौन सी है, संपर्क विधि या चालन विधि है, जिसमें आवेशित वस्तु के संपर्क में दूसरी अनावेशित वस्तु को लाया जाता है। और तीसरी विधि कौन सी है भाई, प्रेरण विधि है, जिसमें दो वस्तुओं को बिना रगड़े और बिना संपर्क में लाए आवेशित किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है भाई, आवेशीकरण की 3 विधियां हैं, ठीक है। उसके बाद देखो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। इसका स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। आप आराम से डायग्राम को देख के इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो इस चैप्टर में अगला टॉपिक क्या है, आवेश के गुण, ठीक है। आवेश के गुण क्या है, आवेश की प्रॉपर्टीज क्या है। आवेश का देखो पहला गुण क्या है, पहला गुण क्या है कि स्थिर आवेश अपने चारों ओर सदैव विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो वो अपने चारों ओर केवल और केवल क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई सदिश से, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर एक समान वेग से गतिशील आवेश है, ठीक है, गतिशील आवेश अपने चारों ओर सदैव विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर एक समान वेग से गतिशील आवेश है तो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करेगा, उत्पन्न करता है, ठीक है। तीसरा गुण क्या है इसका कि अगर त्वरित आवेश है, त्वरित आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है तथा इसके साथ साथ
ऊर्जा की एक तरंग उत्सर्जित करता है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं देखो भाई, स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और त्वरित आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और इनके साथ साथ ऊर्जा की एक तरंग क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। ठीक है ना, उस तरंग को अपन क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो अपन कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन किसकी सहायता से किया जाता है? त्वरित आवेशों की सहायता से किया जाता है। ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन त्वरित आवेशों की सहायता से किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आया था कि भाई विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन किसकी सहायता से किया जाता है? ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन था स्थिर आवेशों की सहायता से, सेकंड ऑप्शन था गतिशील आवेशों की सहायता से, थर्ड ऑप्शन था त्वरित आवेशों की सहायता से, और फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ दीज। ठीक है ना, तो अपन कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन त्वरित आवेशों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, इसका जो चौथा गुण है, ठीक है ना भाई, चौथा गुण क्या है इसका? कि भी आवेश एक संरक्षित राशि है। ठीक है, पांचवा गुण क्या है इसका? आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। ठीक है, आवेश संरक्षित राशि है, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। छठा गुण क्या है इसका? आवेश एक योगात्मक राशि है। ठीक है, सातवां गुण क्या है इसका? आवेश एक योज्यात्मक राशि है। ठीक है, और एक लास्ट फाइनल गुण क्या है इसका? कि भाई समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, समान प्रकृति के आवेशों के बीच में हमेशा कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में हमेशा कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। ये हमारे पास क्या है भाई? 8 गुणधर्म हैं किसके? आवेश के। ठीक है, अब देखो इनकी थोड़ी डिटेल पढ़ के चले अपन। ठीक है, यहाँ पर हमने देखो फोर्थ पॉइंट हमने लिखा है कि भी आवेश एक संरक्षित राशि है। ठीक है ना भाई, आवेश कैसी राशि है? संरक्षित राशि है। संरक्षण का मतलब क्या होता है कि भी आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को हम केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, केवल इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है ना तो इसको जनरेट कर सकते हैं, ना ही इसको अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके चलें अपन। ठीक है ना, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे अपन मानते हुए हमारे पास दो वस्तुएं हैं। ठीक है ना, ये वस्तु कौन सी है? ए है। ये वस्तु कौन सी है? बी है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई सामान्य अवस्था की, ठीक है ना भाई, सामान्य अवस्था में जो दोनों वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुएं कैसी है? उदासीन है। ठीक है ना, उदासीन है इसका मतलब क्या है? वस्तु ए पर चार्ज कितना है? 0 है, और वस्तु बी पर भी चार्ज कितना है? 0 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस पूरे निकाय, ठीक है ना भाई, पूरे निकाय की बात करें अपन तो देखो भाई संपूर्ण निकाय पर आवेश, ठीक है, संपूर्ण निकाय पर आवेश कितना आएगा? कैपिटल क्यू बराबर कितना है भाई? क्यू ए प्लस क्यू बी बराबर 0 प्लस 0 बराबर कितना है? 0 है। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, लेकिन जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर क्या होगा कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। जैसे अपन मानते हैं वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, वस्तु बी पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो आपको बता देखो वस्तु ए पर कौन सा आवेश आएगा? धनावेश आएगा। ठीक है ना, वस्तु बी पर कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश आएगा। ठीक है, अगर रगड़ने के बाद संपूर्ण निकाय पर अपन आवेश निकालें तो संपूर्ण निकाय पर कुल आवेश
कितना आएगा हमारे पास है Q1 डैश बराबर QA प्लस QB। तो QA का मान कितना है स्मॉल q है, QB का मान कितना है माइनस स्मॉल q है, बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो हम दोनों इक्वेशंस की बात करें तो दोनों इक्वेशन से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि Q का मान किसके बराबर है Q डैश के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि इस निकाय पर रगड़ने से पहले कुल आवेश और इस निकाय पर रगड़ने के बाद कुल आवेश, ठीक है ना, दोनों का मान आपस में क्या है बराबर है। इसका मतलब आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को केवल हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है आवेश एक संरक्षित राशि है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट हम लिख देंगे। ये छोटा सा एग्जाम्पल है जो हम बता देंगे कि भाई आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को केवल अपन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। किसी भी निकाय का, ठीक है ना, किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहेगा नियत रहेगा, संरक्षित रहेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अगली क्लास में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।